हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया गया है और जो उसका मार्क्स है, मतलब कि जो प्रमोट कर दिया गया है, जो सेकेंड सेम में आपको मार्क्स दिया जाएगा या जो फोर्थ सेम में आपको मार्क्स दिए जाएंगे, वो जो मार्क्स होगा वो 50% इंटरनल के थ्रू होगा और जो 50% होगा वह जो पिछले सेमेस्टर के अनुसार से आपको दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को प्रमोट कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए अप्लाइड मैथ सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अप्लाइड मैथ जो कॉमन है, सभी ब्रांचेस को पढ़ने हैं। अब कौन कौन से ब्रांच को फिलहाल हम लोग देख रहे हैं, तो आपके सामने दिखाई दे रहा है मैकेनिकल है, सिविल है और ऑटोमोबाइल है। और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है CS मतलब कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल ब्रांच और इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच। अब अगर हम लोग बात करते हैं अप्लाइड मैथ्स की, तो जो अपना अप्लाइड मैथ्स है, सबसे पहले तो ये बात समझना है कि कॉमन पेपर है, लेकिन सारा का सारा टॉपिक कॉमन नहीं है। कुछ टॉपिक्स कॉमन हैं, कुछ टॉपिक्स दोनों के अलग अलग हैं। अच्छा, जैसे कि अगर हम लोग देखें मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच और ऑटोमोबाइल्स के लिए, तो जो पहला यूनिट हम लोग को जो पढ़ना है, ध्यान से समझना, ये जो पहला यूनिट हम लोग को अप्लाइड मैथ्स में जो हम लोग को पढ़ना है वह है इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये दोनों टॉपिक जो हैं वह फर्स्ट यूनिट में पढ़ने हैं। अच्छा, तो ये है यूनिट नंबर 1। अच्छा, जो मैकेनिकल, सिविल और ऑटोमोबाइल्स के स्टूडेंट हैं उनको जो सेकेंड यूनिट पढ़ना है वह है डिफरेंशियल इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है सेकेंड यूनिट में, तो ये है यूनिट नंबर 2। जो मैकेनिकल, सिविल और ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट हैं उनका जो तीसरा यूनिट है वह है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिट नंबर 3। जो यूनिट नंबर 4 है वह है न्यूमेरिकल मेथड, है ना। कौन सा है? न्यूमेरिकल मेथड। अच्छा, ये जो सिलेबस है ये अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस है मैकेनिकल, सिविल और ऑटोमोबाइल स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, अब हमारे पास जो ब्रांच बची वह कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल, CS और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के जो स्टूडेंट हैं उनको अप्लाइड मैथ्स में सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना है वह है इंटीग्रेशन, जो फर्स्ट यूनिट है, इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, जो सेकेंड यूनिट है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है यूनिट नंबर 2 में। उनका जो यूनिट नंबर 3 है वो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। यूनिट नंबर जो 4 है वह है उनके लिए फोरियर सीरीज। और जो यूनिट नंबर 5 है वह है न्यूमेरिकल मेथड। अब ये जो यूनिट नंबर 5 हम लोग लास्ट देखे, क्या था? न्यूमेरिकल मेथड। बहुत बढ़िया बात। अच्छा, आप लोग को ये पहले बता दिया जा रहा है या बता भी दिया गया है कि ये जो मैथ्स का जो टॉपिक है, अप्लाइड मैथ्स का टॉपिक, ये 2 टीचर मिलकर पढ़ा रहे हैं। तो कौन टीचर कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, एक कुछ पार्ट्स मैथ्स के मैं पढ़ाऊंगा और कुछ जो पार्ट है वो प्रशांत सर पढ़ाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब प्रशांत सर कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे
उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें CS इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांचेस के लिए, तो प्रशांत सर तुम लोगों को यूनिट नंबर 3 लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, यूनिट नंबर 4 फोरियर सीरीज और यूनिट नंबर 5 न्यूमेरिकल मेथड पढ़ाएंगे। ठीक है, ये कौन पढ़ाएंगे? प्रशांत सर पढ़ाएंगे। किस ब्रांच को? CS इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को। अच्छा, तो अब बात उठता है कि मैकेनिकल, सिविल और ऑटोमोबाइल में क्या पढ़ाएंगे। तो प्रशांत सर जो हैं वह मैकेनिकल, सिविल और ऑटोमोबाइल्स को यूनिट नंबर 3 जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और यूनिट नंबर 4 जो कि न्यूमेरिकल मेथड है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे टीचर हैं और बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स हैं वो आपको प्रशांत सर पढ़ाएंगे। अब जो बचा ये टॉपिक है इंटीग्रेशन, यूनिट नंबर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इधर आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम लोग पढ़ाएंगे, मतलब कि मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग इसको, प्रशांत सर का टॉपिक समझ में आ गया कौन कौन सा है ना। इधर है उनका 3 यूनिट CS इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का, और इधर है उनका 2 यूनिट। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग रफ करते हैं। अब आप लोग एक बात समझने की कोशिश करें, है क्या कहानी में। आपको दोनों जो आपको ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, ग्रुप तो नहीं है ये, है ना, मैकेनिकल, सिविल और ऑटोमोबाइल का जो अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस है और कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है। आप लोग यहां से देख पा रहे होंगे कि अगर बात करूं मैं तो इंटीग्रेशन यहां भी पढ़ना है और इंटीग्रेशन यहां भी पढ़ना है, तो ये दोनों तो कॉमन है। अच्छा, अब उसी में दूसरा यूनिट है, सॉरी उसी यूनिट का दूसरा पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहां भी पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन ये टॉपिक जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन सिर्फ नाम के लिए सेम है। इस वाले कहानी में मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और सिविल के लिए ये जो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे एरिया बिटवीन टू कर्व, एरिया बिटवीन टू कर्व। ठीक, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फिर इसी में हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये किसके लिए है? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में मैकेनिकल, सिविल और ऑटोमोबाइल स्टूडेंट के लिए। अच्छा भाई, तो जब इनकी बात होगी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की, तो इनमें हमको पढ़ना है ये बात एरिया बिटवीन टू कर्व। पहला जो है हम लोग पढ़ेंगे एरिया बिटवीन टू कर्व, लेकिन ये सारे टॉपिक इनमें नहीं मिलेंगे। उसके बाद इसी में हम लोग को पढ़ना है आरएमएस वैल्यू और मीन वैल्यू, ये दोनों चीज इसमें पढ़ना है। अच्छा, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको दिखाई दे रहा है वो यहां भी पढ़ना है, सेम, कोई कष्ट वाली बात नहीं, एकदम डिट्टो जीरोक्स। लेकिन जैसे ही बात हो जाएगी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो फिर दोनों हो जाएंगे अलग अलग। इन भाई साहब को एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में ये भाई साहब 2 मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहला मुद्दा इनके लिए होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, और दूसरा जो इसी में हम लोग को पढ़ना होगा वो हम लोग पढ़ेंगे
इस वाले में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ऐसे चेन और एक हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन के बारे में डील करेगी। हम बोले बिल्कुल सही बात। अब जो तीसरा है वो आप साफ दिखाई दे रहा है कि ये अलग है और ये भी अलग है। हाँ, ये जो यूनिट नंबर 5 है वो दोनों के लिए क्या है, सेम है। बोलो क्लियर है। अच्छा, एक बात और समझने की कोशिश करें, हम क्या बोल रहे हैं। ये जो है वो सेम है, ये जो है वह डिट्टो जीरोक्स है, लेकिन और इसमें से कुछ भी कोई खास बात कॉमन नहीं है। अब मन में एक सवाल उठता है कि सर जब से पॉलिटेक्निक में हम लोग आए हैं तब से सर हम लोग गणित पढ़ रहे हैं। पहले बेसिक मैथ पढ़े, फिर हम लोग इंजीनियरिंग मैथ पढ़े और आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अप्लाइड मैथ। तो आखिर कुछ तो बात है, क्योंकि इसका नाम ही पड़ा है अप्लाइड मैथ। अच्छे से समझ लें, इस वाले मैथ्स का नाम है अप्लाइड मैथ और अप्लाइड मैथ नाम है, इसका मतलब ये सब जो टॉपिक है, जितना भी टॉपिक, वो हम कहीं ना कहीं यूज करने वाले हैं अपने इंजीनियरिंग लाइफ में, इसीलिए इसका नाम पड़ा है अप्लाइड मैथ। हम इंजीनियरिंग में कहीं कब करेंगे सर, ये कब हम लोग करते हैं, ये सब पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है, ये कहाँ हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो चीज है ये हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि आपके यहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एरिया बिटवीन टू कर्व लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिखा हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब हम लोग का यूज होता है इंजीनियरिंग लाइफ में, जो कि हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग तो यहां से निकालना सीख जाएंगे कि भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे निकालते हैं इंटीग्रेशन की हेल्प से। तो भाई हमने निकाल लिया, लेकिन इसका यूज भी है जो हम लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में पढ़ेंगे, है ना, आप लोग को पढ़ना भी है शायद 3rd सेमेस्टर में। तो सबसे पहली बात और सबसे अच्छी बात कि ये जो सभी जो टॉपिक हैं, जितने भी टॉपिक, इनका कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग लाइफ में कभी ना कभी यूज आता है। तो अब एक सवाल उठता है कि सर बहुत बढ़िया बात, अगर यूज होता है तो होना भी चाहिए, ये तो बहुत अच्छा बात है। तो अब सर स्टार्ट क्या कहानी होगा, अब हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, बोलो क्लियर है। अच्छा, मन में कुछ बात उठता है मैकेनिकल, सिविल और ऑटोमोबाइल के बच्चों को, या फिर सीएस वाले बच्चों को। सीएस वाले बच्चे ये लोग जो है, सीएस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे के मन में सवाल उठता है, क्यों रखते इसको 4 यूनिट, हमको 5 यूनिट। नहीं, आपका नाम भले ही 5 यूनिट है, लेकिन जो इसका ये यूनिट है ना, यहां तक बहुत बड़ा है, इसमें बहुत कुछ सीखना है हम लोगों को, सही है, मैकेनिकल वाले को। इसलिए ऐसा नहीं है कि एक का छोटा है 5 यूनिट तो मतलब बड़ा, और जो 4 यूनिट तो छोटा, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब एक बात और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आज तो ये तो अपना सिलेबस था, लेकिन आज आए हैं तो कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करके ही जाएंगे। अच्छा, एक बात आप लोग बता सकते हैं, हम पढ़ाएंगे तो जरूरी बहुत ही ढंग से पढ़ाया जाएगा, बहुत ही ढंग से, लेकिन एक चीज हम सबसे पहले यही आप लोग से पूछना चाहेंगे कि पिछले सेमेस्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, या तो फर्स्ट सेमेस्टर में या तो सेकंड सेमेस्टर में जितने भी बच्चे हैं सभी लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, और आज हम अप्लाइड मैथ में हम लोगों को इंटीग्रेशन पढ़ना है, बोलो क्लियर है। तो अब सबसे पहले कि मैथ क्या बोलता है, इंटीग्रेशन के बारे में मैथ्स का अपना क्या ख्याल है, सबके मतलब अलग अलग हैं। अब जैसे मैथ्स बोलता है, मैथ्स का नाम है कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये मैथ्स बोलता है। इंग्लिश इसको क्या बोलता है, इंग्लिश के लैंग्वेज में इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि जो इंटीग्रेशन शब्द है, कौन सा शब्द,
इंटीग्रेशन शब्द है वो किससे बना है? इंटीग्रेट से बना है। और इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना। बोलो क्लियर है? तो जो इंटीग्रेशन है वो एक्चुअली में है क्या? समेशन है, जोड़ है। बोले जोड़ है? जोड़ कैसे है भाई? तो क्या बोलता है कि मान लो छोटा 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 बहुत सारा पार्टिकल, या पार्टिकल छोड़ो, है ना, बहुत सारा वेरिएबल्स है, स्मॉलर कंपोनेंट, और उन सबको अगर हम जोड़ देते हैं या छोटे छोटे कंपोनेंट को हम लोग जोड़ देते हैं तो सबको जोड़ने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को ही हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं, और उस जोड़ को हम लोग इंटीग्रेट करना बोलते हैं। बात को एकदम समझना है ना? लेकिन फिलहाल हम लोग अपना इंग्लिश का लैंग्वेज ना छोड़ करके हम लोग मैथ के लैंग्वेज में आते हैं। मैथ क्या बोला, सब दिखाया जाएगा, उसके लिए टेंशन न ले। आज सिर्फ कहानी को समझे, है ना? और यकीन मानिए आज ही सिर्फ 5 या 10 मिनट का क्लास लूंगा, यकीन मानिए कि अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़े हुए हैं तो इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। सारा फॉर्मूला, जितना भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, सिर्फ बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हुआ क्या, समझना सिर्फ अच्छे से। अब हुआ क्या कि बोला ना कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब रिवर्स क्या क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है? सुनना सिर्फ एकदम अच्छे से। बोलता है कि y इज इक्वल टू दिया हुआ है sin x, y इज इक्वल टू sin x दिया हुआ है। हम बोले हाँ दिया हुआ है, क्या खास बात है, दिया हुआ है। अच्छा, तो फिर हमसे पूछा गया कि बताओ तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में। तो आपको सिखाया गया है y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, और sin का cos x, आपको फॉर्मूला पता होगा। हम बोले हाँ बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर क्या करता है, देखना पूछने वाला सवाल क्या पूछना चाह रहे हैं हमसे। फिर वो क्या करता है कि एक और नया क्वेश्चन दे देता है। हम बोले ठीक, इस बार वो क्या देता है, sin x प्लस 4 देता है, sin x प्लस 4 देता है, और फिर बोलता है कि इसका डिफरेंशिएशन बताओ। हम बोले ठीक, बताते हैं। तो dy बाई dx क्या लिखे हम लोग, cos x, sin का cos x और 4 का 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब ना वो फिर और बेचैन हो गया, उसमें से टाइम पास कर रहा है, सिर्फ टाइम पास। सुनना, इस बार क्या टाइम पास कर रहा है, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 6। बता अब डिफरेंशिएशन बताओ। हम बोले ठीक, अब ये भी बताते हैं। तो लिखे हम लोग dy बाई dx इज इक्वल टू cos x, फिर sin x का डिफरेंशिएशन वही होगा। एकदम अच्छे से समझना, क्योंकि यही सब बेसिक है, अगर इसमें सीख गए तो सब कहानी हो गया। अच्छा, तो बोले ठीक, तो मेरा आंसर चेक कर, क्वेश्चन देते गए, हम बनाते गए, आंसर चेक करते गए, बोले सब सही बना रहा है। अच्छा, अब सुनना, अब इंटीग्रेशन की कहानी चालू है। इंटीग्रेशन क्या बोलता है, समझ अच्छे से। इंटीग्रेशन क्या बोला कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है इंटीग्रेशन। हम बोले अच्छा रिवर्स, सुनना अच्छे से। ये किसका डिफरेंशिएशन है, वो y क्या था, sin x, तो dy बाई dx क्या आया, cos x। तो बोल तो ये जो cos x है वो किसका डिफरेंशिएशन है, तो sin x का है कि नहीं है। cos x किसका डिफरेंशिएशन है, तो sin x का है। तो सुनना अच्छे से, तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये चीज जानने के लिए हम लोग cos x को इंटीग्रेट कर देते हैं। ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये चीज जानने के लिए
हम लोग cos x को इंटीग्रेट कर देंगे। सोचना अच्छे से। तो हम लोगों ने क्या करा, cos x ये इंटीग्रेशन का साइन है, सांप, तो cos x dx, तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये चीज जानने के लिए हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर दिए। तो किसका डिफरेंशिएशन है, तो साइन का, तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, साइन एक्स। बात समझ में आया, एकदम समझना, एकदम मैं एक सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं कि मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, इसको डिफरेंशिएट किए तो क्या आया, एफ डैश एक्स आया। अगर इस एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट कर दोगे तो फिर से एफ एक्स ही आ जाएगा। समझे कहानी, एफ एक्स फंक्शन था, फंक्शन को डिफरेंशिएट किए, अगर जो डिफरेंशिएट किए अगर तुम उसको इंटीग्रेट करोगे तो फिर से वही आ गया। तो हुआ ना काम कि तुम यहां से ये लाए थे और इंटीग्रेट करके ठीक उल्टा फिर से आ गए, मतलब कि हम लोग डिफरेंशिएशन का रिवर्स कर दिए। बोलो क्लियर बात। अच्छा एकदम समझते जाना कहानी, ये इतना निचोड़ है समझो कहानी का। अच्छा अब बोल तो अच्छे समझाना, इसका कहानी तुमने कहा, हम बोले हाँ बिल्कुल अच्छा कह रहा है। अच्छा अब सोच तो, ये cos x किसका डिफरेंशिएशन है, तुम बोलोगे सर इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अरे ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये चीज जानने के लिए तुम लोग क्या बोलोगे कि सर इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इसको इंटीग्रेट कर दिए। देखना अच्छे से, cos x dx, तब क्या आ जाएगा, तो ये किसका डिफरेंशिएशन था, तो भाई sin x प्लस 4 का था कि नहीं था, तो लिख दिए भाई sin x प्लस 4, और फिर दिमाग खराब। अब सोच कि अब ये वाला बोल, ये cos x किसका डिफरेंशिएशन है, ये cos x किसका डिफरेंशिएशन है, तो ये जो cos x किसका डिफरेंशिएशन है, ये चीज जानने के लिए वाला cos x को इंटीग्रेट कर देंगे। जब हम लोग इंटीग्रेट कर दिए तो आ गया sin x प्लस 6, है ना। तो भाई एक बात तो क्लियर हो गया। अब सुनना अच्छे समझना, ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये चीज जानने के लिए हम लोग इसको क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए। तो किसका डिफरेंशिएशन था, sin x, आंसर आ गया sin x। अच्छा यह वाला जो cos x है ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो sin x प्लस 4, तो ये वाला cos x को इंटीग्रेट किया तो sin x प्लस 4 आ गया। अब ना क्या हुआ कि एग्जाम में गए, एग्जाम में तो पहले क्वेश्चन यही वाला था कि बोलो cos x इंटू dx का इंटीग्रेशन बोलो क्या होगा, पहले ही क्वेश्चन। तो अब हम क्या सोच रहे हैं कि ई वाला मारे कि ई वाला लिख दे कि ये वाला लिख दे, कौन आंसर लिख दे, क्योंकि देखो अगर ऊपर वाला देखो ये किसका डिफरेंशिएशन था, इसका, तो ये चीज तो तुमको मालूम था ना कि भाई इसे, लेकिन एग्जाम में जाएगा तो थोड़े बोल देगा कि भाई इसका ही है तो बताओ इसका क्या होगा, वो तो डायरेक्ट ही देगा और तुमसे पूछेगा कि बोल ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो मतलब ये किसका डिफरेंशिएशन है, तुम ये किसका डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब क्वेश्चन होता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो सोचो ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो मेरे मन में आया एक सवाल कि ना sin x प्लस 4 लिख देते हैं, आया सवाल कि sin x प्लस 4 लिख देते हैं, तो फिर क्या होगा ना कि प्लस 6 वाला बोला कि हमको कहीं नहीं लिखा, तो यहां पर ही तो प्लस 0 है, तो प्लस 0 बोला कि तो हमको क्यों नहीं लिखा भाई,
बात समझ में आ रहा है? 0 भी उदास कि हमको नहीं लिखा, 6 उदास कि हमको नहीं लिखा, 4 तो खुश है। तो लेकिन आंसर होगा कौन? 0 की 4 की 6। तब बोला गया कि भाई मेरे 0 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है आंसर। -10 भी हो सकता है, -15 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आंसर। तो हम बोले कि ओ, तो इसका मतलब ये बात है कि यहां पर कोनो ना कोनो कांस्टेंट होगा। अब तुमको तो पता नहीं ना है कि 0 है कि 4 है कि 6 है। अब सोच तो अच्छे से, मान लो, मतलब ईमानदारी से बोलना भाई, ईमानदारी से एकदम सोच कि, या इसी को देख, मान ले cos x dx है, तो किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है? किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है? तो भाई ये तो कंफर्म है कि sin x का तो पक्का होगा। अब प्लस में हो सकता है कि कांस्टेंट हो, क्योंकि अगर इस वाले को बंद करते हैं, इस वाले को देख, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो साइन का कॉस और सी का जी। तो ये सी तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सी क्या है? सी क्या है? व्हाट इज सी? तो सी को दुनिया वाले आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं। सी क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट है। ये है आज के लिए। सस्पेंस बना रहेगा कि अब आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है ये जानने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ताकि आप लोग बेचैन रहें कि आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है ये चीज जानने के लिए। ठीक है, सिंपल आज के लिए एक कॉन्सेप्ट सिखाया गया, छोटा सा कॉन्सेप्ट। इसी को अब हम लोग ढंग से पहला चैप्टर इंटीग्रेशन नाम से पढ़ेंगे, फुल डिटेल में, एकदम थ्योरी से लेकर के और पूरा क्वेश्चन तक। कहीं भी किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बोलो क्लियर है? चलो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। घर में अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, थैंक यू।